वेलकम स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर तक न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे। आज उसी सेक्शन को हम आगे बढ़ाते हैं और भी कुछ नए वैरायटीज के क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम बीट को। लिखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, आप देखिएगा। अ पर्सन, ये हमारे एक पैराशूट मतलब ठीक है, एक अलग वैरायटी का क्वेश्चन है। आप ये देखिएगा, लिखिएगा अ पर्सन 80 kg, a person 80 kg is parachuting and is experiencing experiencing a downward acceleration of 2.8 meter per second square. The mass of the parachute is 5 kg. Then the upward force on the open parachute is, और जी का वैल्यू दिया है इस क्वेश्चन में, हमें लगने वाला है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो ऐसा ही बीट दिया है, ऐसा ही क्वेश्चन है। ऑप्शन भी दे देता हूं मैं। 595 न्यूटन, ऑप्शन बी रहेगा 675 न्यूटन, ऑप्शन सी रहेगा 456 न्यूटन एंड ऑप्शन डी रहेगा 925 न्यूटन। इसी रोके, तो इतने ये भी मतलब ऑप्शंस दिए आपको, इनमें से सही ऑप्शन पहचानना है। क्या कहना है इस क्वेश्चन का, देखिएगा। पर्सन 80 kg इज पैराशूटिंग, मतलब पैराशूट तो आपको पता है, हवा में वो तैर रहा है और पैराशूट उसने ओपन किया है। ही एक्सपीरियंसिंग डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ 2.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो रिजल्टेंट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन वो कितना एक्सपीरियंस कर रहा है वो पैराशूट ओपन करने से, 2.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द मास ऑफ द पैराशूट इज 5 kg, तो पैराशूट का मास 5 kg है। देन द अपवर्ड फोर्स ऑन द ओपन पैराशूट इज, तो ओपन पैराशूट पर अपवर्ड फोर्स कितना होगा ये हमें निकालना है। इज इट ओके? बताओ मुझे, अगर वो पैराशूट नहीं पहनता तो वो कितने एक्सेलरेशन से नीचे गिरता? टेल मी। तो ऐसा वो पर्सन है जिसने पैराशूट को ओपन किया है। ओके, और सपोज अगर ये पैराशूट नहीं पहनता तो वो नीचे अंडर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गिरता, और डेफिनेटली उस कंडीशन में उसके ऊपर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, अब इन्होंने 9 कहा है, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इतने एक्सेलरेशन से वो नीचे गिरता। लेकिन ये कितने एक्सेलरेशन से नीचे गिर रहा है? 2.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ओके, तो हमें अब क्या निकालना है? what we have to find in this condition, the upward force on the open parachute is, तो पैराशूट जब ओपन रहेगा मतलब रहेगा, तो एट द टाइम हमें रिजल्टेंट अपवर्ड फोर्स निकालना है। मतलब डेफिनेटली ये पैराशूट अपवर्ड डायरेक्शन में कुछ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, अदरवाइज ऑब्जेक्ट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से नीचे जाता। लेकिन ऑब्जेक्ट इतने एक्सेलरेशन से नीचे नहीं जा रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या होने वाला है, इस ऑब्जेक्ट पर
कुछ ना कुछ अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, तो वो हमें निकालना है। ओके, कर सकते हो कैलकुलेट। बताओ मुझे इस पर्सन का मास कितना है, 80 kg है, और इस पैराशूट का भी मास दिया है तो उसे भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो 8 + 5 85, तो 85 kg का टोटल इस सिस्टम का मास है। ओके, ये पर्सन प्लस पैराशूट का, तो इतने 85 kg मास पर क्या होने वाला है, ग्रेविटी एक्ट होने वाला है 9.8, तो इस वजह से इतने फोर्स से वो नीचे जाने वाला है। 85 इंटू 9.8 न्यूटन। ओके, इतना उसका वेट रहेगा इस पूरे सिस्टम का, जिस वेट से नीचे जाने वाला है। लेकिन रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ये कितना एक्सपीरियंस कर रहा है, हाउ मच रिजल्टेंट एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस बाय दिस बॉडी इज 2.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो अब ये पैराशूट डेफिनेटली ऊपर के डायरेक्शन में कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस एक्सर्ट करने वाला है। ओके, तभी ये चीज ऑकर हो रहा है। तो एफबीडी निकालते हैं हम, 2.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नीचे के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, और ऊपर के डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन रहेगा। ओके, जो अपरेंट वेट इसका रहेगा ना, एन, इसका वैल्यू जो हमें निकालना है वो कैसे आएगा फिर, अब देखिएगा। यहाँ पर डेफिनेटली वो नीचे जा रहा है, मतलब 85 इंटू 9.8, ये कॉम्पोनेंट बड़ा है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं 85 इंटू 9.8 माइनस एन मतलब उसका अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स रहेगा, वही हमें इस कंडीशन में निकालना है, और इज इक्वल टू एम इंटू ए रहेगा। यम मतलब इसका पूरे सिस्टम का मास अगेन 85 इंटू 2.8 रहेगा, तो इतने एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है। समझ में आ गया ये क्या किया हमने, जैसे हम एफबीडी निकालते वैसे निकाला है। डाउनवर्ड फोर्स में से अपवर्ड फोर्स माइनस किया है, 85 इंटू 9.8 माइनस एन। ओके, क्यों करना पड़ा ऐसा हमें, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा था, तो डेफिनेटली 85 इंटू 9.8 ये फैक्टर बड़ा था। अब ये माइनस एन उधर जाएगा और इसी एन का वैल्यू हमें निकालना है, तो 85 इंटू 9.8 माइनस 85 इंटू 2.8 हो जाएगा ये। ओके, तो 85 को हम कॉमन आउट करते हैं, तो 85 इन ब्रैकेट 9.8 माइनस 2.8 आ जाएगा। ओके, तो कितना आने वाला है आंसर बताओ आप, 85 इन ब्रैकेट 9.8 माइनस 2.8, तो 9.8 माइनस 2.8 करते तो 7 आ जाएगा। 7 इंटू 85 अगर हम करेंगे तो रिजल्टेंट अपवर्ड फोर्स कितना आने वाला है, 7 5 जा 35, 7 8 जा 56 प्लस 3 59, तो फाइनल आंसर होगा इसका 595 न्यूटन। इज इट ओके? सो दिस इज द रिजल्टेंट अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन दैट पैराशूट। इज इट ओके? आ गए समझ में बच्चों? किसी को कुछ दिक्कत? ठीक है, सभी स्टूडेंट बताइएगा कुछ दिक्कत किसी को, पूरा समझ में आ गया? तो इसके ऊपर पूरा डाउनवर्ड फोर्स कितना एक्ट होगा, 9.8 इंटू 85 मतलब अप्रोक्सीमेटली 850 न्यूटन। ओके, और अपवर्ड फोर्स उसके ऊपर एक्ट हो रहा है, दैट इज 595, तो इसी वजह से उसका रिजल्टेंट मोशन डाउनवर्ड हो रहा है विथ एक्सेलरेशन 2.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। इज इट ओके? तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, ये सभी क्वेश्चंस अलग अलग वैरायटीज के हैं। ओके, इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब ठीक है, ऐसे एक क्वेश्चन लेते हैं, लिखिएगा द अपरेंट वेट ऑफ अ पर्सन लिखिएगा the apparent weight of a person inside a lift is W1 when lift moves up with a certain acceleration and is W2 when lift moves down
with same acceleration. The weight of the lift when lift moves up with a constant speed is. तो कांस्टेंट स्पीड से अगर वो लिफ्ट मूव होता है तो एट द टाइम क्या रहेगा फाइनल आंसर, ये हमें बताना है। ओके, और इसमें ऑप्शन दिए आपको, ए ऑप्शन है W1 प्लस W2/2, बी ऑप्शन है W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाई 2, सी ऑप्शन है 2 इंटू W1, और डी ऑप्शन रहेगा 2W2। तो कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा ये हमें बताना है। इज इट ओके? क्या कहना है उनका? apparent weight of a person inside a lift is W1 when lift moves up with a certain acceleration. certain acceleration से अगर लिफ्ट मूव होता है अपवर्ड डायरेक्शन में तो एट दैट टाइम apparent weight W1 है। ओके, आपको पता है ये केस, अगर कोई पर्सन लिफ्ट के अंदर बैठा है जिसका मास कुछ m रहेगा, अगर एक पर्सन है जो लिफ्ट के अंदर बैठा है जिसका मास m है, तो उसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर के डायरेक्शन में, और यही नॉर्मल रिएक्शन उसके ऊपर एपरेंट वेट एक्सर्ट करता है। और पहले कंडीशन में वो क्या कहां पर जा रहा है? अब एपरेंट वेट ऑफ अ पर्सन इनसाइड अ लिफ्ट W1 व्हेन लिफ्ट मूव्स अप विद एक्सेलरेशन, तो ये एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, हम ऐसा अज्यूम करते हैं, तो n बड़ा रहेगा, n माइनस mg इज इक्वल टू क्या रहेगा? ma। इज इट ओके? और फिर ये mg उधर जाके प्लस होता है, तो एट दैट टाइम एपरेंट वेट जो रहेगा, इसी को उन्होंने W1 से इंडिकेट किया है, वो आएगा m इन ब्रैकेट g प्लस a। ओके, तो ये रहेगा एपरेंट वेट जब लिफ्ट ऊपर जाएगा। अब लिफ्ट नीचे जाएगा तो बताओ W2 का वैल्यू क्या होगा? जब लिफ्ट नीचे जा रहा है तो उनका कहना है उसी एक्सेलरेशन a से, तो एट दैट टाइम बताओ एपरेंट वेट कितना आएगा बच्चों? इसी सेंस में अगर हम फॉर्मूला यूज करते हैं तो जब लिफ्ट नीचे जाएगा तो ऑब्वियसली आंसर क्या आने वाला है? m इन ब्रैकेट g माइनस a आने वाला है। इज इट ओके? और अब बताओ मुझे, लिफ्ट अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है तो फिर एट द टाइम उसका वेट W कितना होगा बताओ? अगर लिफ्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है, मतलब एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो एट दैट टाइम उसका वेट कितना होगा बच्चों? mg होगा। इज इट ओके? तो यही उन्होंने निकालने के लिए कहा है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ W1 एंड W2। तो मुझे W1 एंड W2 को एग्जैक्टली क्या करना पड़ेगा ताकि मुझे आंसर mg आए? तो बताओ क्या प्रोसेस करना पड़ेगा मुझे? ओके, तो यही हमारा ऑप्शन रहेगा, मतलब W1 एंड W2 का आंसर जो रहेगा ये इन टर्म्स ऑफ हमें, मतलब हमें फाइनल आंसर mg लाना है। ओके, तो मुझे क्या प्रोसेस करना पड़ेगा? अगर मैं W1 प्लस W2 करता हूं तो क्या होने वाला है? फिर देखिएगा mg प्लस ma। ओके, मतलब ये ब्रैकेट को ओपन किया है, mg प्लस ma प्लस mg माइनस ma। ओके, तो माइनस ma प्लस ma गेट कैंसिल, mg प्लस mg 2mg बचेगा, तो मुझे इससे डेफिनेटली 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि आंसर क्या आ जाए? mg आ जाए। मतलब राइट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? फर्स्ट। इज इट ओके? तो फाइनल आंसर आएगा W1 प्लस W2 डिवाइडेड बाई 2। समझ में आ गया सभी को? पहले बताया था उन्होंने ए एक्सेलरेशन से लिफ्ट ऊपर जा रहा है, तो फिर एट द टाइम हमने एपरेंट वेट निकाला और उस एपरेंट वेट को उन्होंने W1 कंसीडर करने के लिए कहा था, दैट इज m इन ब्रैकेट g प्लस a को। फिर उन्होंने कहा है कि उसी एक्सेलरेशन a से लिफ्ट अब नीचे जा रहा है, तो एट दैट टाइम जो एपरेंट वेट था वो W2 एज्यूम करने के लिए कहा था, तो W2 इज इक्वल टू आ जाएगा m इन ब्रैकेट g माइनस a। इज इट ओके? तो फिर उन्होंने कहा है कि अगर वही लिफ्ट कांस्टेंट स्पीड से अगर ऊपर जा रहा है, ओके, कांस्टेंट स्पीड से अगर कोई लिफ्ट ऊपर जाता है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो डेफिनेटली उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा, और उस कंडीशन में एक्चुअल वेट जो रहता है mg वही उसका एपरेंट वेट होगा, और उसे हम w से इंडिकेट कर रहे हैं, तो इसका वैल्यू डेफिनेटली mg रहेगा। तो w एंड w2 पर क्या प्रोसेस करने के बाद आंसर हमें mg मिलने वाला है?
ताकि उसके लिए फिर हमें ये करना पड़ेगा W1 प्लस W2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये करेंगे तो फाइनल आंसर मिल जाएगा, क्योंकि हमें फाइनल आंसर mg के टर्म में नहीं दिया था, इन टर्म्स ऑफ W1 एंड W2 दिया था। तो हमें W1 एंड W2 को इंटरेक्ट करना पड़ा ताकि हमें W मिल सके। तो हमें क्या प्रोसेस करना पड़ा, W1 और W2 पर उनको एडिशन करके 2 से डिवाइड करना पड़ा, तो फाइनल आंसर आ गया। इस वजह से फाइनल आंसर आ जाएगा इसका W1 प्लस W2 डिवाइडेड बाय 2। इज इट ओके? दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, ठीक है। Now we are proceeding towards ठीक है। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। A vessel containing water is moving with a constant speed towards right along a straight horizontal path. Along a straight horizontal path, which of the following diagram represents the surface of the liquid? तो सरफेस ऑफ द लिक्विड कौन सा रिप्रेजेंट करेगा, ये हमें बताना है। 4 वेसल से ये पहला वेसल है जो राइट डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब सभी वेसल्स को हम राइट डायरेक्शन में लेके जाने वाले। तो कौन सा डायग्राम सही इंडिकेट करेगा वो बताओ। इस कंडीशन में वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। ओके, तो कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा आपको बताना है। तो देखो, अब ये पहला वेसल है, फिर उसके बाद दूसरा वेसल है, ये सेकंड रहेगा, ये भी राइट डायरेक्शन में हम लेके जा रहे हैं। तो एट द टाइम कौन सा डायग्राम सही होगा ये हमें बताना है। अब सी डायग्राम है, और डी डायग्राम रहेगा। ऐसा, तो कौन सा डायग्राम सही रहेगा बताओ। इस कंडीशन में बीकर कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है और एक बीकर के अंदर लिक्विड है, वाटर है, मतलब कुछ लेवल तक। तो बताओ, अगर ये राइट डायरेक्शन में जाता है तो कौन सा डायग्राम आपको सही लगता है। तो डेफिनेटली इसका आंसर ए रहेगा। क्यों ए रहेगा, देखिएगा, आपको पता है, तो मैंने हमेशा बताते आ रहा हूं कि कांस्टेंट स्पीड, इसका कैलकुलेशन हमारे रेस्ट के साथ इक्वल आता है। तो ये अगर बीकर रेस्ट में होता तो आपको कैसा डायग्राम नजर आता, ए डायग्राम नजर आता डेफिनेटली। तो कांस्टेंट स्पीड में थोड़ी कुछ चेंज होने वाला है। कांस्टेंट स्पीड के कैलकुलेशन हमारे रेस्ट के कैलकुलेशन के साथ इक्वल आते हैं। सो दैट्स व्हाई इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए। इज इट ओके? सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया। एक लिक्विड है जो हम बीकर में के अंदर रखने वाले हैं और उस बीकर को हम धक्का देने वाले हैं, कांस्टेंट स्पीड से उसे मूव करने वाले हैं। तो कांस्टेंट स्पीड से अगर बीकर मूव होता है ना, बता दें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन हम वही लेने वाले कतार सिंह। अगर रिटार्डिंग केस रहा तो फिर क्या होगा, और एक्सेलरेटिंग केस रहा तो फिर क्या होगा, ये पूरा कंसेप्ट हमें देखना है। सभी बीकर को हमें एक साथ खाली करना है आज। ओके,
तो पहले ये समझ में आया कि बताओ कांस्टेंट स्पीड और रेस्ट पर अगर ये बीकर है तो फिर उसका डायग्राम सेम नजर आएगा और वो ए ऑप्शन रहेगा। अब इसी क्वेश्चन में हमें थोड़ा चेंज करना है, ओके, और वो चेंज ऐसा रहेगा कि हमें रिटार्डिंग केस लेना है, ठीक है। इफ मतलब यही जो वेसल है, ओके, जो आपको नजर आ रहा है, ये जो वेसल है, ये जो आपको नजर आ रहा है, अब ये हमें रिटार्डिंग केस में लेना है। इज इट ओके? थोड़ा यहाँ पर चेंज हो रहा है, देखते हैं हम क्या हो गया है। ठीक है, अब ये बीकर आपके सामने है, मुझे बताओ आप वैसा ही एक बीकर है जिसको हम क्या कर रहे हैं, अब राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इन द अबव डायग्राम इफ द वेसल इज गिवन अ कांस्टेंट रिटार्डेशन, ओके, तो इस वेसल को हम कांस्टेंट रिटार्डेशन दे रहे हैं, आगे लेके जा रहे हैं, लेकिन रिटार्डेशन हो रहा है, ओके, इस बीकर के अंदर। तो बताओ अब इस केस में कौन सा डायग्राम सही रहेगा, विच डायग्राम इज करेक्ट इन दिस केस। रिटार्डेशन के साथ हम लेके जा रहे हैं। सभी स्टूडेंट बताने की कोशिश करो, रिटार्डेशन का अगर केस है तो कौन सा डायग्राम सही रहेगा। ठीक है, लगभग सभी स्टूडेंट का आंसर बी है, एक ही स्टूडेंट का आंसर सी है, और इसका सही जवाब है सी, ओके। सी इज द करेक्ट आंसर इन दिस कंडीशन, ओके। क्योंकि क्यों रहेगा, अब ये देखिएगा, रिटार्डिंग केस है, मतलब इसमें ना सूडो फोर्स के जैसा कंसेप्ट एक्ट होने वाला है। अगर ये ए एक्सेलरेशन से बीकर आगे जाएगा ना, मतलब एक्सेलरेटिंग केस अगर ये होता ना तो बी डायग्राम रहता। ए एक्सेलरेशन से अगर ये आगे जाता ना तो फिर उस एक्सेलरेशन को बैलेंस करने के लिए इस लिक्विड को पीछे जाना पड़ता है ऐसे, ओके। आप करके देखिएगा घर पर, ओके। अभी आपको अच्छा खासा वक्त है तो बीकर लीजिएगा ऐसा और करके देखिएगा, ठीक है। एक्सेलरेट करना उस बीकर को, पानी मतलब गिरने वाला है, बाकी कुछ होने वाला है नहीं इस एक्सपेरिमेंट का, कुछ एक्सीडेंटल केस, ओके। तो इस वजह से करके देखिएगा, एक बीकर के अंदर पानी लो और आप एक्सेलरेट करने की कोशिश करो उस बीकर को, तो आपको नजर आएगा कि वो जो बीकर रहेगा उसका जो पानी है वो पीछे चला जाता है। मतलब अगर ये एक्सेलरेटिंग केस होता तो हमारा बी डायग्राम सही रहता, लेकिन ये केस कैसा है, रिटार्डिंग केस है, तो इस वजह से इसका सही जवाब सी आएगा, ओके। क्योंकि रिटार्डेशन होने के कारण क्या हो जाता है, अपोजिट मोशन होता है, जो जिस सेंस में मोशन होने वाला है। एक्सेलरेटिंग केस होता तो बी डायग्राम आता, लेकिन ये रिटार्डिंग केस है, इस वजह से इसके अपोजिट डायरेक्शन में लिक्विड मूव होगा, और इस कंडीशन में सही जवाब होगा सी, ओके। तो सभी बीकर के डायग्राम निकाल लो। पहला डायग्राम कब वैलिड रहेगा, जब लिक्विड कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है या फिर रेस्ट में रहा तो। दूसरा डायग्राम कब रहेगा, जब लिक्विड एक्सेलरेट हो रहा है ए एक्सेलरेशन की सामने की ओर, तो लिक्विड डेफिनेटली उसके पीछे के डायरेक्शन में एक्ट होगा सूडो फोर्स के कंसेप्ट की वजह से। और ये जो अगर लिक्विड रिटार्डेशन करता है तो फिर एट द टाइम क्या होने वाला है, सी टाइप का डायग्राम फॉर्म होगा। इज इट ओके? सभी स्टूडेंट को कंसेप्ट समझ में आ गया, तीनों डायग्राम क्लियर हो गए। तो एक क्वेश्चन में हमें बहुत सारे कंसेप्ट को क्लियर करवाया, ठीक है, ठीक है। तो ऐसा ये पूरा बीट रहेगा, जाने आगे की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन लेना है। जिनको ये टॉपिक फर्स्ट टाइम हो रहा है और जिनको ये टॉपिक 2-3 बार मैंने पढ़ा चुका हूं, सभी को क्लियर हो गया, ओके। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट बीट की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। तो इस क्वेश्चन में 2-3 कंसेप्ट हमारे क्लियर हो गए, ओके। अब नेक्स्ट बीट रहेगा, डी कंडीशन। डी कंडीशन अब नहीं ऑकर हो सकता है अभी, इस वेसल को हम एक्सेलरेट कर सकते हैं, डी एक्सेलरेट कर सकते हैं, ये इंटरमीडिएट स्टेज होता है, ओके। मतलब आपने एक्सेलरेशन किया और जस्ट रुक गए आप, तो फिर एट द टाइम ऐसा ओवरलैप हो सकता है, ओके। लेकिन वैसे केस आपको कभी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। जस्ट 1 मिनट। So here now we are taking next question number 14। सीक्वेंस वाइज अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट रहेगा 2 persons
are holding a rope of negligible weight. Negligible weight tightly at its ends, and so that it is horizontal. So that it is horizontal. A 15 kg weight is attached. A 15 kg weight is attached to the rope at the midpoint, which now no longer remains horizontal. The minimum tension required to completely straighten just 1 minute. Completely straighten. तो अब ऑप्शन दिया आपको, completely straighten the rope is, ऑप्शन ए दिया है 15 kg वेट, ऑप्शन बी दिया है 15/2 kg वेट, ऑप्शन सी दिया है 5 kg वेट, और ऑप्शन डी दिया है इन्फाइनाइटली लार्ज. तो बताओ अब क्या रहेगा आंसर, क्या क्वेश्चन है, समझ में आ गया? दो पर्सन से जिन्होंने क्या किया, एक रस्सी को मतलब एंड में वो मतलब रस्सी को पकड़ने वाले ओके अटैच किया है, और ये रस्सी स्ट्रेट है सबसे पहले, और फिर उन्होंने क्या किया है कि बीच में एक 15 kg का मास अटैच कर दिया. तो अब डेफिनेटली ये स्ट्रिंग ये जो रस्सी है ये बीच में से ऐसे स्लैग गिरने वाली है. ओके तो फिर से इसे स्ट्रेट बनाने के लिए एग्जैक्टली कितना फोर्स इनको अप्लाई करना पड़ेगा ये हमें बताना है. ओके तो बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको? ऑप्शन ए, बी, सी, डी. कितना मिनिमम टेंशन दोनों को अप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये रस्सी फिर से हॉरिजॉन्टल हो जाए, तो ये आपको बताना है. टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, कोई भी आंसर देना है तो उसको कुछ वैलिड रीजन सोच के रखो. ओके मतलब देखो अब एग्जाम में भी आपको अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, तो जब तक कोई फॉर्मूला या फिर कोई एग्जैक्ट लॉजिक आपको पता अगर नहीं है ना, तो तब तक उस क्वेश्चन का आंसर देना ही नहीं कभी. ओके इज इट ओके? मतलब इसमें अब ये ट्रैप क्वेश्चन है, इसमें ना बच्चे बहुत जल्दी
गलत आंसर दे देंगे। ओके, मतलब क्या कहना है, मतलब लॉजिकली अगर आप देखोगे तो इसका आंसर आपको बी नजर आएगा। आप ऐसा सोचोगे कि दोनों पर्सन को आधा आधा वेट हैंडल करना पड़ेगा और इसका आंसर आ जाएगा 15/2 kg वेट, लेकिन ये कंप्लीटली रॉन्ग होगा। समझ में आ रहा है? आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नॉट 15/2 kg वेट। क्यों और कैसे होगा अब ये बताता हूं मैं, कौन सा आंसर सही रहेगा। ओके, अब ये स्ट्रिंग है ना, बीच से स्लैक होने वाली है, तो हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि दोनों तरफ से वो क्या करने वाला है, सेम टेंशन एज्यूम करने वाला है। ये जो 15 kg का मास रहेगा ना, तो ये जो वेट रहेगा इसका, ये 15 kg वेट रहेगा नीचे के डायरेक्शन में। फाइनल आंसर kg वेट में, तो बेटर वे हम kg वेट में उसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाते हैं। तो यहाँ पर भी टेंशन टी है, यहाँ पर भी टेंशन टी है। ओके, और ये जो एंगल है ना, इसी एंगल को हम क्या कहते हैं, मतलब ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन रहेगा, क्योंकि जैसे मास हम अटैच करने वाले मिड पॉइंट पर, तो ये रस्सी बीच में से बेंड होने वाली है, बीच में से टिल्ट होने वाली है, और फिर ऐसा ये बीट रहेगा। तो इस टी का थीटा से रिलेटेड कंपोनेंट टी कॉस थीटा रहेगा, और दूसरे भी टी का टी कॉस थीटा इसी डायरेक्शन में रहेगा। तो टी कॉस थीटा प्लस टी कॉस थीटा 2t कॉस ऑफ थीटा रहेगा। इज इट ओके? और 2t कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा फिर, 15 kg वेट आने वाला है। इज इट ओके? दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लेकिन जब वो स्ट्रेट करेंगे ना एग्जैक्टली स्ट्रिंग, तो बताओ फिर मुझे वो थीटा का वैल्यू कितना रहेगा। मतलब जो टेंशन हमें अप्लाई करना है ना, दोनों को कितना टेंशन अप्लाई करना पड़ेगा, टी करना पड़ेगा। और इसका आंसर क्या आएगा, 15 kg वेट डिवाइडेड बाय 2 cos थीटा आने वाला है। इज इट ओके? 15 kg वेट 0 डिग्री नहीं रहेगा, 0 डिग्री नहीं रहेगा, देखो 180 भी नहीं रहेगा। ये जो थीटा है ना, ये वर्टिकल और उस रस्सी के बीच का एंगल है। जब रस्सी एग्जैक्टली स्ट्रेट हो जाएगा ना ऐसा, तो फिर एट दैट टाइम वो वर्टिकल तो का तो एंगल वैसे ही रहने वाला है। तो बताओ फिर थीटा कितना रहेगा, 90 डिग्री। इज इट ओके? मतलब एग्जैक्टली अगर इस रस्सी को हमें स्ट्रेट करना है ना, एग्जैक्टली अगर हमें उसे स्ट्रेट करना है ना दोनों तरफ से, तो फिर एट दैट टाइम हमें थीटा का वैल्यू कितना पुट करना पड़ेगा, 0। इज इट ओके? और cos 0 का सॉरी थीटा का वैल्यू 90 डिग्री पुट करना पड़ेगा। और cos 90 का वैल्यू कितना होता है बताओ, cos 90 का वैल्यू बताओ, cos 90 का वैल्यू 0 रहेगा, राइट आंसर है। तो ये कितना आएगा, 15 kg वेट डिवाइडेड बाय 0। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 अगर हम कहते हैं ना, तो वो क्या आता है, 1/0 इज ऑलवेज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो इस वजह से फाइनल आंसर हमारा आएगा इनफाइनाइटली लार्ज। ओके, इस क्वेश्चन में 15/2 kg वेट नहीं आएगा आंसर, फाइनल आंसर आएगा इनफाइनाइट। इज इट ओके? क्यों आया, कैसे आया, समझ में आ गया? पूरा मैथमेटिकली मैंने आपको करके दिखाया। तो ऐसा अगर वैलिड रीजन रहा ना, ऐसा अगर कोई फॉर्मूला रहा, कुछ बेसिस रहा ना, तभी आंसर देना, वरना स्टूडेंट क्या कर देते फिर गलत, मतलब ट्रैप क्वेश्चन था ये। बहुत ज्यादा स्टूडेंट क्या करेंगे, इसका आंसर भी बताएंगे, क्योंकि उनको ऐसा लगेगा कि दोनों तरफ से खींच रहे वो, क्या 15 kg वेट है, एक आधा इधर से खींचेगा आधा इधर से खींचेगा, काम खत्म। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कुछ वैलिड रीजन अगर रहा तो ही आंसर देना। इज इट ओके? जैसे ये लॉजिक मैंने यहाँ पर लगाया कि अपवर्ड फोर्स बैलेंस करेगा डाउनवर्ड फोर्स के साथ टिल्ट कंडीशन में, और उसे एग्जैक्टली अगर 90 डिग्री का मतलब एग्जैक्टली उसको अगर हॉरिजॉन्टल करना है उस रस्सी को, तो एट दैट टाइम थीटा का वैल्यू 90 डिग्री रहेगा। और थीटा का वैल्यू 90 डिग्री अगर हम पुट करेंगे, तो cos 90 का वैल्यू अल्टीमेटली 0 हो जाएगा। और 1/0 इज ऑलवेज इक्वल टू एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज ऑलवेज इक्वल टू इन्फिनिटी। दैट्स व्हाई कितना टेंशन अप्लाई करना पड़ेगा दोनों को, इनफाइनाइटली लार्ज। समझ में आ गया? सभी स्टूडेंट को पक्का समझ में आ गया इसका आंसर? ठीक है, तो अभी मीटिंग का टाइम हमारा खत्म हो चुका है, तो बेटर वे फिर से रीलॉग इन कीजिएगा। 4 क्वेश्चंस हमारे हो गए नियर बाय 14 तक। अभी